नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम स्फेयर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक तो होंगे। देखो, ये वीडियो आप लोग स्पीड बढ़ा के देखा करो, या तो 1.25 पे या 1.5 पे। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम के बहुत कम 2 या 3 दिन ही बचे हैं। तो अब आपको यही करना है कि कम से कम टाइम वेस्ट हो आप लोगों का, ठीक है। और जिसको करंट में दिक्कत है, मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आप लोग पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा। जो टेस्ट बुक का न्यू पैटर्न आधारित ग्रुप डी का जो फुल मॉक नंबर 3 है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि सबको पता है कि सबसे पहले अपन करते हैं मैथ। कौन सी सब्जेक्ट करते हैं? मैथ। तो मैथमेटिक्स करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक आदमी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, उसमें दूध के 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। ओके, यदि वो इसे 60 रुपये प्रति लीटर की दर से पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। एक चीज़ बताइए मुझे, ये बोल रहा है 1/3 के भाग पानी मिलाता है। मैं वो मान लेता हूँ कि मैंने माना मैं कितना लाया, 3 लीटर में दूध लाया। कितने रुपए का पड़ा? 1 लीटर 50 रुपये का है, तो मेरा 150 रुपये का दूध आया, 150 रुपये का। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब इसमें मैं पानी मिलाता हूँ 1/3, यानी कि एक पानी मिलाता हूँ 3 का 1/3। एक पानी मिलाया तो मेरा टोटल कितना हो गया? 4 लीटर दूध हो गया। अब एक्चुअल में एक बात बताओ, पानी की कोई कीमत होती है? पानी की तो कोई कीमत नहीं होती, पानी तो फ्री में मिलता है। ओके, चाहे आपको पैसों में मिलता हो, लेकिन जो क्वेश्चन है ना उसके अनुसार हमेशा पानी फ्री में माना जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 लीटर, अब वो कितने पे बेचेगा? 60 रुपये पर। तो 4 लीटर 60 रुपये पर बेचा तो कितने में बेचा? 240 में। लाया कितने में था? 150 में। बेचा कितने में? उसका सीपी कितना है? 150। एसपी कितना हो गया? 240। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 90 रुपये। कितने पर? 150 पर। बताओ कितना होगा? 6 बार 60%। डी आंसर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। ओके, देखो, वीडियो को स्पीड से देखना होता है। 1.2 या 1.5 में देखा करो। जहां जो चीज़ समझ में नहीं आए ना, तब आपको नॉर्मल स्पीड में देखना है। यदि 7 अंकीय संख्याएं, ये 161 11 से विभाज्य। पहले ये बताओ 11 से विभाज्य का नियम क्या है? यानी कि सभी इवन प्लेसेज का सम और सभी ओड प्लेसेज का सम का जो अंतर है, अगर वह या तो 0 होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। ये नियम है। मैंने सबसे पहले ओड का देखा, 1 1 2 2 4 और 8, इनकी 12 हो गया, टोटल 12 हो गया। इवन का कितना हुआ? 6 x और 0, इनकी 6 + x, ये हो गया। अब या तो इनका सम 0 होना चाहिए। अब मैं x में क्या जोड़ूं कि सम 0 हो जाए? तो 6 जोड़ दूंगा 6, तो x का मेरा मान क्या हो जाएगा? 6। ओके, और 4 अंकीय संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए। एक बार बताओ, 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये कितना है? 14 और 3 17। अब एक बार बताओ, 9 से विभाज्य 17 तो नहीं होता, तो मैं y की जगह अगर 1 रख दूंगा तो क्या 18 9 से विभाज्य हो जाएगा? बिल्कुल। तो मेरा x + y का मान इसने पूछा है, तो मेरा x + y का मान क्या हो जाएगा? 7। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत आराम से समझाऊंगा मैं मैथ रीजनिंग को तुम्हें। आप लोग बेफिक्र रहिए इस चीज के लिए। 2 + 3, इसको लिखिए। पहले इसको कुछ देखो। सबसे पहले वी बॉन्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ऑफ सोल्व करो। कोष्टक का जो भी अंदर का हिस्सा ऑफ सोल्व किया, ये 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, यानी कि 4 × 2 + 2 - 1/2। अगर ये 8 हो गया, 10 हो गया, 10 - 1/2, यानी कि 19/2। यानी कि जो ये आया ना, ये तो 19/2 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, 2 + 3 भाग
2 ऑफ 16 होगा 3/2 प्लस 2 इंटू 19/2, 2 ठीक है। 2 से ये 2 गया क्योंकि सबसे पहले ऑफ 16 होगा तो ठीक है। क्या बच गया 3, 3 से भाग में एक बार जाएगा तो 2 + 1 प्लस ये 2 से ये गया तो 19 बच गया। 19 और 20 और 22 क्या आंसर आ गया 22। डी मेरा आंसर आ गया डी। नेक्स्ट देखो सिंप्लीकेशन को आराम से करना होता है, क्यों? क्योंकि ये गलत हो गया ना एक बार तो आपका टाइम खराब कर देगा, इसलिए बहुत आराम से करो, प्यार से करो, ठीक है। 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। मैं क्या बोलता हूं, अगर 4 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष पहले 18 आयु थी तो पहले बताओ 4 × 18 कितना हो गया 72। 4 वर्ष पहले 72 थी, चारों सदस्यों की आयु 72 थी, तो 4 जो वर्तमान में क्या हो जाएगा, एक बार बताओ पहले 72 थी, अब सबकी आयु 4 वापस वर्तमान पे आऊंगा तो सबकी आयु 4 बढ़ा दूंगा, तो 4 सदस्य हैं तो मैं 16 कर दूंगा प्लस 16, यानी कि अब इनकी वर्तमान आयु क्या हो गई, चारों सदस्य की 88 हो गई। इस टाइम एक बच्चा पैदा होता है, यानी कि फैमिली में किसी की शादी हुई, एक बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा 8 वर्ष का होगा तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? एक बार बताओ, बच्चा 8 वर्ष का हो गया, इनके अब टोटल सदस्य कितने हो गए, 5 सदस्य हो गए। बच्चा 8 वर्ष का हो गया तो सबकी क्या आयु 8 बढ़ेगी भाई, इसकी आयु 8 बढ़ी है तो बाकी सदस्य की आयु भी तो 8 बढ़ेगी ना, तो 8 चौक 40, 8 चौक 32 और इसकी 40, यानी कि टोटल 40 बढ़ जाएगी, टोटल 40, 128 आ गया, 128। ये टोटल आयु हो गई किसकी, बच्चे और 4 सदस्यों की, इनकी टोटल। अब एवरेज निकालना है तो मैं 5 का भाग दे दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 25.6। ये लो, कहाँ है 25.6, ये रहा बी पे। क्या ये बात सबको समझ में आई? रॉकी, राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग 4 दिनों में पूरा करता है तो रॉकी अकेले कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है? एक चीज बताओ, ये राजा है प्लस रॉकी है। मैं एक काम करता हूं, राजा को एक नाम दे देता हूं, कुछ क्या एक्स दे देता हूं और रॉकी को वाई दे देता हूं, यानी कि x + y कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। x + y ने 2 दिन तक तो कार्य किया, x + y ने तो कितने दिन तक कार्य किया, राजा और रॉकी ने 2 दिन तक कार्य किया। इसके बाद कौन बीमार पड़ गया, रॉकी, यानी कि y बीमार पड़ गया, अब x कार्य करेगा, तो x कितने दिन तक, 4 दिन तक। एक बात बताओ, क्या इक्वेशन आप लोगों को समझ में आई? ये दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं, इनके टोटल कार्य हो गया, और ये इधर भी टोटल हो गया, तो इसके बराबर में क्या आ गया, 2 दिन तक इन दोनों ने काम किया, उसके बाद एक बीमार पड़ गया और दूसरे ने 4 दिन तक कार्य किया। इनके टोटल कार्य बराबर टोटल कार्य। इसको सोल्व कर दो, 5x + 5y बराबर 2x + 2y + 4x। ये 6x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा तो -x हो जाएगा, और ये -3y हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस गया, x की वायु x/y 3/1 आ गया, x का मान 3 आ गया, y का मान 1 हो गया। यानी कि राजा की जो एफिशिएंसी है वो 3 आ गई और रॉकी की एफिशिएंसी 1 आ गई। ये x + y दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 4 × 5, ये टोटल कार्य हो गया। अब करना रॉकी करेगा अकेला, रॉकी की एफिशिएंसी यानी कि y की एफिशिएंसी 1 है, तो कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में, 20 डेज में। आंसर लगाओ, चलो भाई। नेक्स्ट देखो, इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में भी नहीं मिलेगा मेरे भाई, और ना ही इतना आसान तरीके से कोई समझाता होगा आप लोगों को। जो बहुत सारे लोग सॉल्यूशन करवाते हैं लेकिन इतने आसान तरीके से कोई नहीं समझाता होगा भाई। बिल्कुल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। एक चतुर्भुज ABCD है, मैंने माना कि कोई भी एक चतुर्भुज ABCD, ओके, मैंने मान लिया ये चतुर्भुज ABCD है, ओके, CD है।
सी का और डी के समद्विभाजक ई पर मिलते, ये दोनों का समद्विभाजक कहाँ मिलेगा, ई पर, ई पर, ई पर, ई पर मिला। यदि सी ई डी 56 है, 56, और ए कितना है 63, तो बी कितना होगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर कोई भी चतुर्भुज में अगर समद्विभाजक कोण यहां मिल रहे हैं, तो ये जो होता है ना, ये x मान लो, ये y मान लो, तो जो ये होगा ना, ये मान लो z मान लिया, तो z क्या होता है, x प्लस वाई बटे 2 होता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे, मान लो कि थीटा है, तो 63 प्लस थीटा बटे 2 बराबर कितना होगा, 56। ये कॉन्सेप्ट होता है भाई, कॉन्सेप्ट। अगर थीटा बराबर ये कितना आ गया, 112 माइनस 63, तो क्या आ जाएगा भाई, 49, 49। बिल्कुल, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट होता है ये। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो भाई आपको त्रिकोण, ये सॉरी, ज्योमेट्री में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 mm त्रिज्या के बेलनाकार तार में डाला जाता है, निर्मित तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, निकटतम ज्ञात करनी है। पहले तो बताओ, अगर ये 2 mm में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना है, 2 में 10 का भाग देना है, तो 0.2 हो जाएगा। ओके, आप में क्या चला गया यार। पहले बताओ, भुजा है ना, एक घन है, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, 11। ओके, और बेलनाकार की ये आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन है बताओ, 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर दे रखा है 0.2, इसको 2/10 ही कर दो, ज़्यादा आसानी रहेगा, 2/10। एच क्या, एच तो अपने को ज्ञात करना है। ये क्या करना है, ये 11 से 2 बार काटा है ना। अब एक चीज़ बताओ, ये 8 है, ये 121 है, 121 इंटू 100 इंटू 7/8 हो जाएगा एच का मान। ओके, अगर मैं 121 को कितने से गुणा कर दूंगा बताओ, मैं 7 से गुणा कर दूंगा तो कितना जाएगा, 7 एकम 7, 14 और 15, 8, 846, और 100 से गुणा करूंगा 00 आ जाएगा, 8 का भाग दे दो, 1 0 और 47 में इनके 7, 5 5 5 5, ठीक है। पॉइंट कितना है, 87.5। इसमें अगर मैं क्या, अब ये तो क्या आ गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया, मुझे चाहिए क्या, मीटर में चाहिए, मीटर में, तो मैं 100 का भाग दे दूंगा तो 105 पॉइंट कुछ आएगा, तो 105 पॉइंट के समथिंग कितना है, 106। मेरा आंसर क्या हो गया, डी। हर क्वेश्चन को 2 मिनट दे रहा हूं, इसीलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को समझा सकूं। एक विक्रेता ने एक सोफे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि वो ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, और सोफे का क्रय मूल्य 15,000 रुपये। एक बार बताओ, 15,000 रुपये है, उसने कितना अंकित किया, 25% अधिक अंकित किया। 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, इनके 5/4 अंकित किया। 12% को क्या लिख सकता हूँ, 3/25, तो इनकी 22/25 की उसने छूट दी, ठीक है। तो इसका मूल्य ये कितना टोटल, इस पे इसका एसपी कितना आ गया बताओ, ये 25 इंटू 4 यानी कि 100 से 100 गया, 22 पंजो 110, 110 इंटू 15, समझो तो कितना आ गया, 110 इंटू 15 कितना आ गया, 165 के पीछे 00 लगा दो क्योंकि 110 है और 1 0 ये है, ठीक है। इनकी 16,500 में उसने बेचा है क्या, अगर 16,500 रुपये में बेचा है तो लाभ कितना क्या हुआ, 1,500 रुपये का, 1,500 रुपये का लाभ हुआ। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, वो 1,500 रुपये सबको पता है, 15,000 का कितना प्रतिशत, 10% खत्म। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 180 थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी को गलती से 27 के बजाय 72 दर्ज किया गया था। उसके अंक का सही औसत क्या बताओ। एक बार बताओ, मैंने क्या किया, किसी के 27 अंक आने थे, मैंने उसकी जगह 72 ले लिए, तो मेरा एवरेज तो बढ़ गया ना भाई, 72 लिए तो मैंने एवरेज बढ़ाया।
अब एक बात बताओ, मुझे सही करना है तो मुझे ये जो ज़्यादा लिया है ना, कितना ज़्यादा लिया है 45, तो मुझे 45 घटाना पड़ेगा। 180 मेरा एवरेज था, इसमें से मुझे 45 घटाना पड़ेगा। अगर 45 घटेगा, ये तो 45 तो अंक घट रहे हैं ना, यानी कि जो ये 45 है वो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो 17 में बांटना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 11, 110 यानी कि 2.7 के समथिंग आ जाएगा। अगर मैं 180 में से 2.7 घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा 177.3 के करीब। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज़्यादा एफर्ट मारा है लेकिन इतना नहीं मारा। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ बताइए मुझे, एक चीज़ बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दे रखा है साइन 48 प्लस थीटा। अगर मैं इस कोस थीटा को क्या लिख सकता हूं, और कोस थीटा माइनस कोस थीटा 9 कोस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ओके, ये दो समीकरण होते। अब इसको क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस 42 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो प्लस थीटा। ओके, एक बार बताओ, साइन 48 प्लस थीटा माइनस कोस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, 90 माइनस थीटा। तो साइन ये कितना आ जाएगा 48 प्लस थीटा, 48 डिग्री प्लस थीटा। तो ये घट जाएगा, इसमें से ये गया तो 0, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0, डी आंसर। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो। मोहन की उम्र उसके भाई की उम्र की दुगनी है। 3 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके भाई की 3 गुनी थी। मोहन की वर्तमान आयु, एक चीज बता, मैं हर बार बताता हूं, पहले एक काम करो, 3 वर्ष पहले वाली चीज ले लो। 3 गुनी थी, 3 गुनी मैं रेशो में ले लिया। अब क्या करता हूं कि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 2 गुनी। मैं हमेशा बोलता हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वह सेम होना चाहिए। अगर वह सेम आयु का, देखो अगर वो या तो 3 वर्ष बढ़ा रहा है 3 वर्ष कम कर रहा है, दोनों के बीच डिफरेंस अगर सेम है ना आयु का, तो इनमें क्या है ना, इन रेशो को भी सेम बनाओ। ये 1 है, ये 2 है, तो इसको भी 2 बनाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो 1 का अंतर आया ना वो कितना आया, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 आ गया 3। अब एक चीज बताओ, मुझे पूछा क्या है, मोहन की आयु। अब मोहन की वर्तमान आयु क्या है बताओ, पहले बात तो वर्तमान आयु 4 है, 4, क्योंकि अब रेशो 4 2 का बन गया ना, तो कितना आंसर मेरा आ गया 12, आंसर आ गया 12। क्योंकि 1 का मान अगर 3 है तो 4 का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर -6 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। पहले तो ये बताओ, ये ज्ञात कैसे करते हैं। तो x की पावर 5 1/x की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। मैं बताता हूँ, आप लोगों को तो नहीं पता होगा ना, जिसको पता है वो बहुत प्यारी बात है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1/x। अब ये सब निकालना है और मान में लिखना है, बस यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन। अगर मैं x प्लस 1/x बराबर, अगर ये -6 है तो मैं क्या निकालूंगा, क्यूब निकाल लूंगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, a की पावर क्यूब, a क्यूब क्या होगा -216 प्लस, समझो माइनस होगा यहाँ पे, प्लस नहीं होगा, क्योंकि एक a क्यूब -3a होता है। ठीक है, तो 3 इंटू -6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, -216 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +18, यानी कि कितना आ गया 198। ए क्यूब का मान ये आ गया, ए क्यूब का मान, यानी कि इसका मान क्या आ गया 198। इसको तो ये ऐसे कैसे रख दो, मैं इधर मान रखा हूँ। ठीक है, इसका मान ये आ गया इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर -2, तो ये कितना हो जाएगा 36 -2, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 34 इंटू 34 माइनस x प्लस 1/x बराबर क्या है प्लस -6,
तो ये सोल्व कर दो बस। एक बात बताओ मुझे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप लोग? अब इसको ये मत करने लग जाना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक काम करो, 34 को सीधा कितने 200 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6800। इसमें से 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 198 से 2 घटा दो, कितना 68 घटा दो 68, तो कितना आ जाएगा 6732, ये आ गया माइनस 6732। बताओ क्या इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 34 का, सीधा करो ना भाई, देखो तो सही, +6 तो कितना आ गया भाई -6726। क्या आंसर है मेरा? बी। बी है ना? एक मिनट रुक जाओ, देखो, हाँ तो बी तो होगा भाई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना? देख लो एक बार, ये माइनस है, सही तो है, ठीक है, मेरा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, एक लंब वर्ताकार बेलन में बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि एक लंब वर्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वर्ताकार बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 75% को मैं 3/4 लिख सकता हूं, तो बेलन का आयतन क्या होगा? पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। ओके, आर की जगह चलो बाद में रखेंगे। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr+h। बड़ा ये कितना है? ये 3 है, ये 4 है, इनका रेशो दे रखा है। 2π से 2πr से 2πr खत्म, h बराबर। अब एक बात बताओ, ये 4h है, ये 3r+h है, r का मान दे रखा है 7, तो 7 लिख देता हूँ। तो ये 4h बराबर 21 + 3h 21 आएगा। तो h बराबर क्या आ गया? 21। अब h बराबर 21 आ गया, तो बेलन का आयतन क्या होगा? 22/7 πr², 7 × 7 × 21, 7 से 7 गया। अब कर दो भाई। अच्छा पाई में आंसर दे रखा है ना इसने, तो पाई रख दो फिर। 49 × 21 कितना हो जाएगा? 343 × 3 यानी कि 1029। ये आंसर हो गया 1। मैंने 343 कैसे किया? चलो, क्योंकि यहाँ से मैंने 7 × 3 में तोड़ दिया, तो ये इसका क्यूब हो जाएगा 343। 343 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका। आपको दिखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? चलो बताओ, फटाफट बताओ। x बराबर ये लिखा हुआ है, ये बार। मैं जब से आप लोगों को मॉक करवाने लगा हूं, तब से एक ही बात बता रहा हूं, जितने के ऊपर बार है ना उतने नोज लिख लो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या लिख लो? 0। और जो ये पीछे वाली संख्या ना उसको वैसे के वैसे लिख दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। कितना हो जाएगा? 32/90। 32/90 कहाँ है? ये रहा। 16 2 से काट दिया इसने, 16/45 सॉरी। तो मेरा आंसर क्या हो गया? डी। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक कार 54 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल में, एक बार बताओ, 50 मिनट का समय लेती है तो 60, एक बार बताओ, अगर 54 किलोमीटर 60 मिनट में चल सकती है तो 50 कितने में चलेगी? एक बार बताओ। 54 बटे, अगर 60 मिनट में चल सकती है तो 50 में कितना चलेगी? 45। यानी कि उनकी दूरी क्या है? 45 किलोमीटर। ठीक है, वो दूरी क्या है? 45 किलोमीटर। यदि चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तब समान दूरी के 3/4 भाग को तय करने में, एक बार बताओ, समय क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 3/4 कर दो 45 की। 45 की मैंने 3/4 कर दी। ठीक है, स्पीड क्या है? 54 की कितनी करनी है? 5/4। ये लो, मैंने ऊपर ले गया इसमें सीधा। 4 से 4 गया, 5 से ये 9 बार गया, 9 से ये 6 बार गया, और 3 से 2 बार गया। 1/2 घंटे आए, हावर आए। एक मतलब आधे घंटे का मतलब क्या होता है? 30 मिनट। बी आंसर आ गया।
यदि किसी वस्तु को 423 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 743 रुपये में बेचने पर लाभ के 60% के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी में भर भर के पूछा ये क्वेश्चन, भर भर के, और आधे से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत भी करके आए हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों को, 60% को क्या लिख सकते हैं, 3/5। ये क्या बोल रहा है कि होने वाली हानि है ना, उसी वस्तु को 743 रुपये में बेचने पर इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 320। एक बार बताओ, 5 का लाभ हो रहा है और उसका 60% क्या की हानि हो रही है, तो मेरा लाभ 5 का हो रहा है, -3 आ रहा है, तो 8 का अंतर आ गया। 8 का अंतर कितना है, 320। तो एक का मान क्या आ गया, 40। 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 का मान 120 और 5 का मान 200। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब एक चीज करो, 423 रुपये बेचने पर हानि हो रही है तो इसमें 20 जोड़ दो तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ गया, 543। या फिर एक काम भी कर सकते हो, 443 में से 743 में से 200 घटा दो, लाभ को घटा दो, तब भी मेरा 543 आ जाएगा। दोनों तरीके से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 543। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। समान अनुपात, मैं हर बार बताता हूं इसको, तो बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई, 10 × 40 बराबर 20 × x। ये ठीक है, 20 से 2 बार गया तो x बराबर क्या आ गया, 20, वापस 20 ही आ गया, खत्म। तो x का मान क्या आ गया, 20। नेक्स्ट, एक शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। यानी कि मैं क्या कहता हूं कि पहले त्रिज्या क्या थी, 10 थी, अब क्या कर दी गई, 11। यानी कि पहले r थी, पहले क्या थी, r, अब क्या हो गई, बड़ा R। अब ऊंचाई, पहले ऊंचाई 20% की वृद्धि की है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5। पहले h बराबर क्या थी, 4, अब क्या कर दी गई, h बराबर 5। शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है ये बताओ पहले तो, 1/3 पाई r²h। इसके बराबर क्या होगा, इसका रेशो किससे, 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, तो r² कितना होगा, 10 × 10, h कितना होगा, 4 अनुपात 11 × 11 × 5। ये कितना आ गया, 400 आ गया। ये कितना आ गया, 121 × 5, यानी कि 121 × 5 यानी कि 605। 205 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई किसके, 400 की। तो कर दो फटाफट, 4 से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, सही तो लिखा है, 12 पंजे 0 और 6, ठीक है। 4 से मैंने भाग दिया तो 4 पंजों, फिर क्या होगा, 51.25 होना चाहिए यार। अरे यार, इसको 1/5 लिखूंगा ना, ये 5 होगा, ये 6 होगा। अरे मेरी बुद्धि कहाँ चली गई, ये 5 होगा, ये 6 होगा, अभी तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। तो ये कितना हो जाएगा, 500 अनुपात 11, 121 × 6, 6, 12 और ये 7, 726। ये कितना हो गया, 226 ज़्यादा हो गया किससे, 500 से। तो 5 से कितना हो गया, 55.2। 55.2 का आंसर आएगा भाई। देख लो भाई, मैं भी गलती कर दिया था अभी, गलती होती है, आदमी है भाई। ये मूल दे रखा है। पहली बात तो बताओ, मुझे मूल निकालने के लिए एक द्विघात समीकरण चाहिए। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax² + bx + cy इसका स्टैंडर्ड रूप होता है। यहां से मैं मूल कैसे निकालता हूँ, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा कितना होता है, इनका मल्टीप्लाई गुणनफल c/a। क्या ये बात सबको समझ में है, ये द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड रूप है। इसको मैं स्टैंडर्ड रूप में बदलता हूँ, x² - kx -k - c बराबर 0। यहां से एक बात बताओ, a बराबर 1 आ गया, b बराबर -k आ गया, ठीक है, इसको -k लिख दो, तो c बराबर क्या आ जाएगा, -k - c, ठीक है।
क्या ये बात इस समीकरण से मिल गए अपने को? यहाँ से मैंने ये चीज, इन तीनों के मान निकाल लिए। अब मुझे चाहिए किसके मान? एल्फा को मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, एल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस ये तो इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो एल्फा, फिर प्लस बीटा प्लस 1, इनका मान मुझे चाहिए। अब एक बार बताओ, एल्फा बीटा का मान क्या आ जाएगा बताओ? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या है भाई? माइनस, यहां लिखता हूं मैं एल्फा प्लस बीटा, इस यहीं लिख देता हूं सीधा, माइनस के माइनस सी बटे 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, अगर मैं माइनस बी करूंगा तो माइनस के अपॉन ए, तो मेरा एल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा? के प्लस 1, याद कर दो भाई, कैसे के खत्म हो गया तो क्या आ गया? 1 माइनस सी आंसर आ गया, 1 माइनस सी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सी। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बताता हूं, आप लोगों को बता देता हूं, इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर x बराबर x प्लस, मतलब कुछ भी मान लो, या यहाँ y बराबर मान लो, तो x प्लस ऐसे अगर कोई संख्या हो और इनफाइनाइट तक हो, समझो, तो इसको क्या है ना, एक के अंतर में तोड़ना होता है। किसके अंतर में? एक के अंतर में। ये मान लो कि, अब देखना यहाँ पे क्या है ना, इसको मैंने y माना, तो y बराबर क्या हो गया, इसको 20 को मैं एक के अंतर में तोड़ देता हूँ, 5 × 4। अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या x का, ये y का मान हो जाएगी, और अगर यहाँ पे माइनस होता, माइनस, तो छोटी संख्या y का मान हो जाएगी। यानी कि x, यहाँ पे y का मान क्या हो गया, इसका मान x स्क्वायर, 20 का मान क्या हो गया? 5, क्योंकि प्लस का चिन्ह बीच में, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। बी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया, सॉल्यूशन करवा दिया, इससे बेस्ट और क्या चीज हो सकती है बताओ? समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का मध्य बिंदु P है, जहां BAP बराबर DAP है। यदि AD बराबर 10 है तो CD बराबर क्या होगा? मैंने बनाया एक समांतर चतुर्भुज, ओके, मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया। आप लोगों को पता है ना समांतर चतुर्भुज की जो मतलब बेसिक क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अब देखो, A लिखा, ये B, ये C और D। BC का मध्य बिंदु क्या है? P, ओके, इनकी मध्य बिंदु इनके आधा आधे में काटेगा। AD कितना है? 10। AD अगर 10 है तो BC भी 10 होगा। यहां से P बिंदु रख दिया, P बिंदु, ओके, ये आधा हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ओके। अब देखना BAP अगर थीटा है तो DAP भी क्या होगा? थीटा। समझो बात को। अब AB बराबर क्या है? ये भी बराबर होगा किसके? इसके, ओके, और ये दोनों बराबर है ही सही। अब देखना AB बराबर CD हो गया, ठीक है। अगर वैकल्पिक देखो, जो एकांतर कोण होता है उससे ये थीटा और ये थीटा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्या ये आप लोगों को बात समझ में आ गई? तो थीटा के सामने अगर 5 हैं, समझना, ये क्या हो गया? चलो एक बात बताओ, ये क्या हो गया? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि थीटा के सामने की जो भुजा होगी वही थीटा के सामने की ये भुजा होगी। समझना मेरी बात को। अब देखो, अगर ABC क्या हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। मैंने सीधी बात बताई, जो थीटा के सामने अगर 5 है तो यहां भी थीटा के सामने 5 हो जाएगी। AB क्या हो गया? 5 आ गया मेरा, ठीक है। अगर AB 5 आ गया तो मैंने बताया ना AB बराबर CD होगा, तो CD तो पूछा है, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा? 5, खत्म। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ज्योमेट्री या मेंसुरेशन एक ही चीज बोलती है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो भैया मैं आपकी जेब में हूं। 2 वर्षों में एक राशि 27,000 रुपए की हो जाती है, 2700 रुपए की हो जाती है। यदि प्रति वर्ष दिया जाने वाला साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो समान अवधि के लिए राशि 2800 रुपये हो जाती। प्रति वर्ष दी जाने वाली मूल राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ मुझे, ये कुछ भी दे रहा हूं, पहले जो भी दे रहा था वो 2700 रुपये में एक राशि थी।
अगर मैं 2% अधिक कर दूं तो अब कितनी हो जाती है 2800। एक बात बताओ, अगर 2 वर्ष में 2800 हो गई, जो ये 2700 से 2800 हुई वो किसकी वजह से हुई? 4% की वजह से। क्योंकि 2 साल, अगर एक साल में 2% अधिक किया तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 4%। तो ये 4% का मान क्या है? 100। और तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 2500। 2500 वाला आंसर होगा। और 2500 पर अगर 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये होगा। 00 खत्म। 4% मेरा आंसर आ गया, यानी कि मेरा आंसर आ गया सी। अब देखो, ये तो आ गया, हो गया आपका बेसिक तरीका जो आप कर सकते हो। एग्जाम में अगर आपको ये चीज़ करनी है, जल्दी करनी है, तो कैसे करोगे बताओ? एक बार बताओ, इसने देय राशि बता रखी है 2700 रुपये। अगर वो देने वाले ब्याज के बाद भी अगर 2700 रुपये दे रहा है तो 5000 मेरा मूलधन कैसे हो सकता है? तो ये तो ऑप्शन हटा दिया। अब मेरे पास सीधा सीधा दिख गया मुझे मेरा मूलधन क्या है? 2500 रुपये। अब 2500 रुपये पे 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये होगा। और 100 रुपये 2500 का कितना प्रतिशत होगा? 4%। खत्म। ये मेरा एग्जाम में करने का तरीका बन जाता बाय ऑप्शन। दो संख्याओं का एलसीएम उसके महत्तम समापवर्ती है एचसीएफ का 12 गुना। मैंने माना एचसीएफ कितना है? x है, तो एलसीएम कितना हो गया? 12x। क्या बात समझ में आ गई? यदि संख्याओं में से एक संख्या 15 है और एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है? एलसीएम और एचसीएफ का योग 13x है। 13x बराबर कितना दे रखा है? 65। तो x बराबर 5 आ गया। तो मेरा एचसीएफ 5 आ जाएगा और 12x बराबर 60 आ जाएगा। एलसीएम 60 आ जाएगा। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये होता है। एचसीएफ मेरा कितना है? 5। एलसीएम कितना है? 7। और पहली संख्या कितनी है? 15। और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है मुझे। 15 से मैं 4 बार काटूंगा तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 20। मेरा आंसर क्या हो गया? 20। बी मेरा आंसर। नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन है भाई। यदि ए और सी किसी कार्य को x दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 40 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उसे 30 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उसे उस कार्य को 80 दिन में कर सकता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैं इसको लाइन को हटा देता हूँ। ये एक्चुअल में इसने आपको भ्रमित करने के लिए ये लाइन स्टार्टिंग में दे दी। एक्चुअल में यही चीज़ इसने पूछी है, x का मान ही तो पूछा है, यानी कि इस लाइन का मेरे स्टार्टिंग में कोई उपयोग नहीं है। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। ए कितने दिन में कर सकता है? 80 दिन में। मैं इनका एलसीएम लूंगा, कितना लूंगा? 240। तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी और इसका 3 आ जाएगी। ओके। अगर ए की 3 आ गई तो बी की कितनी आ जाएगी? अगर ए की 3 आ गई तो बी की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? 5। अगर बी की 5 आ गई तो सी की कितनी आ जाएगी? 1। अब x कितना? x पूछा है। ए और सी कितने दिन में करेंगे बताओ? ए और सी, ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई? 4। तो कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। x का मान क्या आ जाएगा? 60। खत्म। सिर्फ वो जो पहले स्टार्टिंग में इसने लाइन दी है ना, वो आपको भ्रमित करने के लिए दी है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा सोचे। एक बार बता, माध्य और बहुलक का मान क्रमशः ये दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अनुभवजन्य संबंध का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का -2 माध्य। क्या ये बात सबको पता है? बिल्कुल। बहुलक का मान क्या है बताओ? 22.5 बराबर 3 माध्य का मीडियन मुझे ज्ञात करनी है। मेरा माध्य का मान क्या है? 2 इंटू 50.25। ये कितना हो जाएगा? 100.5 माइनस में, तो इधर ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा? 123। यानी कि 100.5 प्लस 22.5 बराबर 123। ये कितने? 3 मीडियन का मान हो गया। 3 से मैं 23, 123 को कितनी बार काटूंगा? 41 बार। तो मेरा मीडियन क्या हो जाएगा? 41। 41 का 41 ये रहा ए आंसर। इसी के साथ आपके 25 के 25 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम करने वाले हैं अब रीजनिंग। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। केवल दिल्ली में पिछली 2 सप्ताहों से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं। प्याज और
अब ये कथन दे रखा है अपने को, है ना, तो इसकी धारणा क्या हो जाएगी, प्याज और टमाटर की कीमतें इन 2 सप्ताहों में अन्य जगह पर बदल गई है। इसने साफ साफ बोला केवल दिल्ली में अपरिवर्तित रही है, इनकी अन्य जगह बदली होगी, 100% बदली होगी। क्योंकि इसने जहां केवल लगा दिया वहां केवल दिल्ली में अपरिवर्तित रही है, बाकी जगह परिवर्तित हुई है। ठीक है, 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनके वर्तमान कीमतों से भिन्न थी। एक बार बताओ, इसने बोला है 2 सप्ताह से अपरिवर्तित रही है, 2 सप्ताह पहले तो भिन्न रही होगी, यानी कि यह बात भी बिल्कुल सही है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए? एक चीज बताओ, इसने ये कथन दिया, तर्क दो, अब तर्क दो। नहीं, जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषज्ञता से वंचित रह जाएंगे। एक बार बताओ, क्या ये बात सही है? अगर जरूरतमंद छात्रों विशेषज्ञता से कैसे वंचित रह जाएंगे? क्या वो टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था उनको? तो वो तो ये तो साफ साफ गलत है भाई। हाँ, उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बात बताओ, क्या ट्यूशन पढ़ाकर ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय होगा? नहीं, वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते और कुछ काम तो कर सकते हैं। ये भी साफ साफ गलत है। हाँ, तभी शिक्षकों में गुणवत्ता में सुधार होगी। एक बार बताइए, क्या तभी स्कूलों में शिक्षक, बिल्कुल। एक बार बताओ, अगर निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाएगा तो शिक्षक स्कूल में सही से पढ़ाएंगे ना भाई, सही से पढ़ाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, यानी कि तीसरा बिल्कुल सही होगा। हाँ, अब इन शिक्षकों का वेतन पर्याप्त है। वेतन के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा मजबूत होगा। कहाँ गया भाई, ये राशि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्टर केवल रक्त स्रावी घाव का उपचार करता है जो गोली लगने के कारण होते हैं। एक रोगी नित्या का गंभीर रूप से खून बह रहा है। ओके, मैंने मान लिया, डॉक्टर द्वारा नित्या का उपचार किया जाता है। ओके, एक बार बताओ, ये डॉक्टर केवल क्या है ना, गोली लगने के कारण होते हैं ना, उन्हीं गांव को का उपचार करता है। नित्या का खून बह रहा है, एक बार बताओ, कहीं पे ये दे रखा है कि नित्या को गोली लगी है? तो ये तो क्या, अगर डॉक्टर केवल गोली लगने वालों को इलाज करता है तो भाई इसने ये तो नहीं दे रखा कि नित्या को गोली लगी है, तो ये तो सरासर गलत हो गया। डॉक्टर ने नित्या का उपचार नहीं किया, ये भी हम नहीं कह सकते कि किया है या नहीं किया है। कह सकते हो? नहीं। तो दोनों मेरे ये क्वेश्चन पहले भी आया और मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ये क्या दे रखा है, निम्नलिखित ग्राफ एक बांध के निर्माण में महानिवेश संचय प्रगति को दर्शाता है। यदि जुलाई में प्रगति दिए गए अवधि में किसी भी महीने में दर्ज की गई उच्चतम प्रगति के बराबर है तो जुलाई के अंत तक कितना काम पूरा हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। ये 10 है, समझना। ये क्या कह रहा है कि ये इनके बीच 8 है, इनके बीच अंतर कितना 12, ये कितना है 6 है, ये 4 है, ये इनके बीच 4 का अंतर है। ये क्या बोल रहा है कि जो भी उच्चतम प्रगति हुई ना, उच्चतम प्रगति कितनी हुई 12, तो जुलाई के अंत में भी उतना ही काम होना चाहिए कि 44 + 12 यानी कि 56 होना चाहिए, 56। ये इसने बोला है, खत्म। यानी कि जून में 12 जोड़ दो, आंसर मेरा मिल जाएगा। ये दे रखा है किस मॉडल में, अच्छा 10 और 20 के बीच किसी भी बिंदु को 15 माना जाता है। ओके, किस मॉडल के लिए 2000 और 2009 के बीच उत्पादन मात्रा में वृद्धि या कमी न्यूनतम थी? बताओ किस मॉडल के लिए, एक बार बताओ। 2008 में देखो, पहले तो ये देख लो कौन कौन से मॉडल के, मुझे ऑप्शन दे रखा है EBCA, EBCA, कौन सा
बी सी ए। अब तो मैं इन चारों का ज्ञात करूंगा ना, बताओ। यहां पे 30 था, यहां पे 40 है मॉडल ए के लिए, तो 1/3 यानी कि 33.3% की वृद्धि। ओके। और बी के लिए यहां कितना है, 15 है, और यहां 20 है, इनकी यहां भी 1/3 आ गया, तो ये भी इतना ही होगा। ओके, 33.3%। अब कौन सा सी के लिए ज्ञात करूंगा, तो ये कितना आ गया 20, और ये कितना हो गया 15, यानी कि 1/4 की कमी होगी। 20 पर कितना 25% की कमी होगी। ओके। अब ये बोल रहा है कि ई के लिए कितना है 15, और ये कितना है 5, यानी कि 1 कितना है 15 से 5 कम हो गया, 1/3 कम होगा, यानी कि 33.3%। ये सब तो सेम है, तो सबसे कमी किसमें ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा किसमें, 1/4 कौन सा है भाई, 1/4 तीसरा वाला, यानी कि सी। तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, मॉडल सी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, टाइम लगा है काफ़ी। इस क्वेश्चन को दिए गए दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से आठवां होगा। दाएं से आठवां संख्याओं को हटाना है, 1 2 3 संख्याओं को तो लेना ही नहीं है, 4 5 6 7 8 एम होगा, एम। संख्याओं को हटा दो ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी लाल है ना वो काला नहीं है। देखो, कोई भी लाल है ना क्या नहीं है, काला। कोई भी चूहा काला नहीं है, ये कह रहा है कोई भी चूहा काला नहीं है। कुछ चूहे लाल हैं, क्या हमें इसके बारे में कोई जानकारी दी हुई है, नहीं। कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले कैसे हो सकते हैं, तो दोनों गलत होंगे, दोनों गलत होंगे भाई। ए 7वें में क्या आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताओ। चलो आज गिन लेते हैं इनको, स्टार्टिंग में गिन लेते हैं कितने त्रिभुज होंगे। मैं हर बार बताता हूं, 1 2 3 4, तो यानी कि टोटल इसमें 8 होंगे, इसमें 8 होंगे, यानी कि कितने हो गए, 16 ये टोटल हो गए। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, दोनों को मिला के, यानी कि +2, यानी कि 18। और तो कहीं त्रिभुज बन ही नहीं रहे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 18। यानी कि ये दिखते ही मुझे 18 दिख जाता है, सीधी बात है। अगर ऐसी कोई संरचना दिख जाए तो आपको 18 दिख जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 90 15 21 में क्या संबंध है, अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सवाल। 90 में 15 का भाग दो, 6 आ जाएगा, 6 को 15 में जोड़ो 21 मिल गया, 2 को 8 में भाग दो, 8 + 2 10। 20 में 80 में 20 का भाग दो, 4 मिलेगा, 4 24 होना चाहिए, ये गलत हो गया। 80 में 6 का भाग जाएगा नहीं। 43 में 46 में 23 का भाग दो 2 बार, 23 में 2 जोड़ो 25, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा, खत्म। मेरा आंसर क्या हो गया, सी। सी भाई, अभी तो गलत लगा देता। सभी ऊंट क्या है, प्रैक्टल है। मैं क्या मानता हूं कि सभी ऊंट है ना, ऊंट होगा, ऊंच नहीं होगा, क्या है, फ्रैक्टल। कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है, ट्यूब। सभी पियानो ऊंट है, सभी पियानो। ओके, पियानो यहां रख दिया मैंने। एक चीज बताओ, कुछ ट्यूब ऊंट है, नहीं, ये तो गलत है। कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, एक बार बताओ, बिल्कुल सही है। जो प्रैक्टल के अंदर आ गए वो तो ट्यूब हो ही नहीं सकते, तो कौन सा होगा, दूसरा सही। ओनली दूसरा अनुसरण करता है, इनकी सी आंसर, 10वें में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति की उम्र क्या है, बताओ। प्रीति की उम्र बता दो फटाफट। ये कथन दे रखा है, दो अपने को डाटा दे रखे। प्रीति अपनी बहन अर्पिता से 10 वर्ष छोटी है। ओके, तो यहाँ से क्या मुझे प्रीति की उम्र पता चल गई, नहीं, क्योंकि अर्पिता की उम्र पता होती तभी तो मैं 10 वर्ष छोटा करता उसको। अर्पिता अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है और अपने पिता से 30 वर्ष बड़ी है। एक बार बताओ, ना तो मुझे पिता का मालूम, नहीं माता का मालूम,
तो मैं अर्पिता की आयु कैसे बता दूँ? जब तक अर्पिता की आयु पता नहीं चलेगी तब तक मैं उसकी बहन प्रीति की आयु भी नहीं बता पाऊंगा। तो दोनों से मुझे प्रीति की आयु पता नहीं चल पाई, तो दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, यानी कि 11वें में डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। विराट का जन्म 14 नवंबर 1974 को गुरुवार को हुआ था। वह भविष्य के किस दिन में अपना जन्मदिन समान तारीख को समान दिन मना पाएगा? एक बार बताओ, क्या ये लीप ईयर है? नहीं सर, लीप ईयर तो नहीं है। तो सबको पता है, अगर लीप ईयर नहीं है तो कोई भी डेट है ना, कोई भी डेट, और उसी दिन तब आती है जब उसमें +11 किया जाता है। +11 यानी कि +11, 111 नहीं। तो 1974 में अगर +11 कर दोगे तो ये जो सेम डेट सेम डे को कब रिपीट होगी? 1985 में। 1985 में मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर ये कॉन्सेप्ट सबको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई याद रख लेना, ठीक है। नीचे एक की पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या को पहचानिए जो संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 3 के विपरीत कौन होगा ये बताओ पहले तुम, एक बार बताओ। 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 4 है, तो 3 के विपरीत कौन होगा? 5। बात खत्म, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 13 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी से यू तक, ओके, यू के फलक के विपरीत दर्शाने के वाले, एक बार बताओ। अगर पी को देखो, पी के राइट में कौन है? इधर एस है, इधर आर है। अगर एस के विपरीत आर है, अरे इसके सीधा दे रखा है, इसने सीधा दे रखा है। पी एस इसमें, तो क्यू के विपरीत कौन होगा? आर। खत्म भाई। एक बार बताओ, कुछ लोग डाउट तो नहीं है ना? किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, सारे आपको आने ही चाहिए। अरे यार ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आएंगे, तो आपको आने चाहिए यार, सबसे बड़ी बात यही है। ये इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, 76 से 69 कैसे आया? बिल्कुल लल्लू सवाल, मैं कहता हूँ लल्लू सवाल। अगर मैं इसको ये 7 घटा दूंगा मेरा ये आ जाएगा, ये 4 घटा दूंगा 45 आ जाएगा, ये 6 घटा दूंगा तो मेरा कितना जाएगा? 63। ये सब वो क्वेश्चन है जो पहले मॉक में आ चुके भाई। ये जो मॉक बनाया है ना न्यू वाले, इन्होंने क्या किया है, पहले वाले जो मॉक थे ना उनमें से ही काट छाट के क्वेश्चन बना दिए फटाफट। तभी तो 40 अपलोड कर दिए इन लोगों ने, नहीं तो इतना जल्दी 40 कहाँ से बन जाते मॉक। पूछा क्या है? डेज का कोड क्या है? पहले मैं डेज को ढूंढता हूँ। डेज कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं दूसरी जगह कहीं पे डेज नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ से आर और ब्राइट का कोड ढूंढ लूंगा। आर कहाँ पे? आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? के यू, तो के यू किसका? आर का कोड हो जाएगा। ओके, अब ब्राइट कहाँ है? ये ब्राइट है तो डब्ल्यू यू इसका कोड हो जाएगा ब्राइट का। तो मेरा डेज का कोड क्या बच जाएगा? टी यू। ये लो सी आंसर आ गया, 16 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज बताओ, एक्स वाई जेड का औसत अंक 180 और एक्स का अंक कितना होगा? अगर मैं वाई और जेड ने 50 मिलकर अंक 50 प्राप्त किए और तीनों का औसत अंक अगर 180 है तो अंक कितने होंगे? 540। तो मुझे एक्स का अंक मिल गया, कितना मिल गया? 490। यानी कि मेरा पहला सही है, पहले से मिल जाएंगे। अगर एक्स और जेड ने 60 अंक प्राप्त किए मिलकर, तो एक बार बताओ, क्या मुझे 540 में से 60 घटाऊंगा तो मेरा कितना बच जाएगा? 480। ये मुझे क्या मिल गया? वाई मिल गया। लेकिन मुझे एक्स प्लस जेड में से अभी तो कोई नहीं मिला ना, एक्स का मान तो मुझे मिला ही नहीं, कितना है? तो मेरा क्या है ना, पहला तो पर्याप्त है लेकिन दूसरा अपर्याप्त है, ठीक है। तो मेरा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वर्ग के केंद्र की ओर सम्मुख बैठे। ओके, अब देखो 6 लोग है, 6 लोग, सबसे पहले मैंने 6 लोग बनाए। ओके, एफ ए के निकटतम बाएं बैठा है, एफ है ना, ए के निकटतम बाएं बैठा है। ओके, मैंने मान लिया। सबसे पहले अपन लिखते किसको, किसकी आकृति बनाते हैं? जो बिल्कुल परफेक्ट दे रखा हो, यानी कि जो बिल्कुल स्थिर हो।
जिसके बारे में हम बिल्कुल सटीक क्या बना सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं। इस वजह से मैं एफ को एक एफ ठीक बाय में बिठा दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बी ए और ई के मध्य है। बी है ना, ए और ई के मध्य है, बिल्कुल खत्म। ई आएगा, सॉरी ई, क्योंकि ए तो इधर आ गया ना, बिल्कुल। सी डी और एफ के मध्य है, सी डी और एफ के मध्य है, खत्म, बिल्कुल सीधा बन गया। इसको बिठाते। ई के ठीक दाएं कौन है, ई के ठीक दाएं कौन है बताओ, डी। मेरा आंसर क्या हो गया, बी। इस आकृति को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर, इस पैटर्न, इसका पैटर्न पता करने की कोशिश करिए। विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। एक बात बताओ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना और मैं भी समझने का ट्राई करता हूँ। ये लॉजिक कैसे, ये पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। एक चीज़ देखिए आपने, जो भी यहाँ की संख्या है ना, अगली बार यहाँ जा रही है, देखो एफ यहाँ जा रहा है, तो ये जो ये स्टार है ना बीच में आएगा, सब में स्टार बीच में। ओके, ये तो लफड़ा कर दिया उसने। ओके, यहाँ कौन सा आ रहा है, यहाँ एफ, फिर यहाँ स्टार, फिर यहाँ 3, यानी कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या आ रही है जो इनमें पहले से उपस्थित है नहीं। तो अब एक ऐसी संख्या आएगी जो पहले से उपस्थित नहीं है। क्या पी है, पी है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एफ तो पहले से दे रखा है, एफ भी नहीं होगा। तो क्या आएगा, ओ, क्योंकि ओ पहले से नहीं दे रखा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी। पैटर्न देखा, खत्म। नेक्स्ट, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, तो वाराणसी किस नदी के किनारे है बताओ, गंगा नदी। वाराणसी मूवी का ट्रेलर देखा आप लोगों ने, अच्छा है। 7 विद्यार्थियों ABCD EF और H एक परीक्षा देते जाते हैं, किसी भी 2 विद्यार्थियों का अंक समान नहीं मिलते। ए को B से अधिक अंक मिलते हैं, H को A से अधिक अंक मिलते हैं, केवल 2 विद्यार्थियों को C से अधिक अंक मिलते हैं। D को C और B से अधिक अंक मिलते हैं, लेकिन D को उच्चतम अंक नहीं मिलते हैं। पहली बात बताओ, पहली बात तो इसने क्या दे रखा है, इसने पहले अपना अरेंजमेंट बना के दे रखे ऑप्शन। अगर अरेंजमेंट बना के दे रखे तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो इनको अरेंज करने बैठूंगा। इसने पहली लाइन पढ़ी मैंने, ए को बी से अधिक अंक मिलते हैं, यानी कि ए को बी से अधिक मिलना चाहिए, इसमें है, इसमें बी को ज़्यादा है ए से, तो ये तो गलत हो गया। इसमें ए को बी से ज़्यादा मिलते हैं, बिल्कुल, तो ये, और इसमें क्या बी को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये दोनों गलत हो गए। यानी कि मेरा बी और डी तो अपने आप हट गया। क्या बात है, अपने आप हट गया। एच को ए से अधिक अंक मिलते हैं, एच को ए से अधिक मिल रहे हैं, इसमें भी इसको हटाए दो, इसमें भी एच को ए से अधिक मिलते हैं। केवल 2 विद्यार्थियों को सी से अधिक अंक मिलते हैं, इसमें सी से अधिक 2 विद्यार्थियों को मिल रहे हैं, इसमें सी से अधिक एक ही विद्यार्थी को मिल रहा है, जबकि 2 को मिलना चाहिए था। खत्म, ए आंसर। ये होता है एग्जाम में करने का तरीका, थोड़ा सा जो आपको एग्जाम में करना है, अगर आपने उसने पहले से अपना अरेंजमेंट बना के दे रखा है तो। अच्छा, मैंने 4 नहीं लगाया क्या फोन, वेट अप फॉर ए सेकेंड, मैं लैपटॉप 4 लगा देता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को ट्राई करिए, वरना तो ये आपकी, वरना क्या होगा, ये मॉक बीच में ही बंद हो जाएगा भाई, अगर मैं 4 नहीं लगाऊंगा तो। कोई मेरे सपने में मिलती है, माइक चालू है मुझे पता है। देखो इसका क्या दर्पण प्रतिबिंब बताना है, जी इधर होगा, ये गलत हो गया। जी का ये वाला हिस्सा, ये गोल वाला हिस्सा इस साइड होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मेरा आंसर क्या आ गया, बी। मुझे जी का मैंने निकाला, वहीं से मुझे सब कुछ पता मिल गया। बताओ, इससे सीधा कोई क्वेश्चन हो सकता है। जी की 2 बेटियां, पी एच का पति। पहले तो एक काम करो, इसको रहने दो, कौन सी बेटियां नहीं पता। पी है ना, एच का पति है, पी पति है किसका, एच का। एच डी की माता है, एच माता है किसकी, डी की। जो जी की नातिन है, यानी कि इसकी नातिन क्या होता है बताओ, बताओ बताओ, यानी कि बेटी की बेटी, यानी कि अगर डी नातिन है ना, तो एच की मम्मी कौन रही होगी, जी। और जी की सब पहले बोला इसने 2 बेटियां होंगी, एक और बेटी होगी। ओके,
डी है ना एम की बहन है, डी एम की बहन है, जो के का भांजा है। जो कौन, बताओ जो कौन है? डी एम, एम, देखो सुनो, एक मिनट देखो, एम 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 के क्या भांजा है, ओके। अगर के का भांजा है तो के इसकी बहन रही होगी, तो ये भांजा हो गया। के एन की पुत्री है, के किसकी पुत्री है? एन की, यानी कि इसका पापा कौन हो गया भाई? एन। लेकिन अभी ये नहीं पता ना कि कौन सा पति है कौन सी। एन पी की सास है, एन है ना पी की सास है, एन पी की सास है, इनकी एन वाइफ होगी, ये हस्बैंड होगा। जी एम से किस प्रकार संबंधित है बताओ? जी एम का नाना है, नाना मम्मी के पापा है भाई, नाना जी। पारल कुरैशी के पूर्व में और सोनल के दक्षिण में, ये कोई पारुल है, पारुल इंग्लिश में लिखता हूँ आज में, पारुल है, वो सोनल के दक्षिण में, सोनल यहाँ होगी, और कुरैशी के पूर्व में, यानी कि कुरैशी इधर होगा, ठीक है। रवि पारुल के उत्तर में, रवि, रवि पारुल के उत्तर में, रवि यहीं कहीं होगा, और सोनल के उत्तर पूर्व में। एक बार बताओ सोनल का उत्तर पूर्व कौन सा होगा? यानी कि एक बार बताओ, यहाँ अगर कौन होगा, यहाँ कौन होगा बताओ? यहाँ रवि होगा तभी तो ये उत्तर पूर्व होगा, बिल्कुल, तो रवि यहाँ होगा, ठीक है। रवि, सोनल और कुरैशी सीधी रेखा में, ओके। सोनल कुरैशी से किस दिशा में? एक बार बताओ, ये क्या है ना, ये सीधी, ये सीधा बोला, ये सीधा, सीधी दिशा में, सीधी दिशा में, सीधी रेखा में। तो सोनल कुरैशी से किस दिशा में? बताओ बताओ बताओ। उत्तर पूर्व में मेरे भाई, सीधा क्वेश्चन है यार। निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। बिल्कुल, कौन सा बना सकता है पूर्ण वर्ग? बताओ बताओ बताओ। क्या एक बना सकता है पूर्ण वर्ग? नहीं बना सकता। क्या एक बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो आयत है, खत्म। जिसमें एक होगा वो गलत, तो आंसर क्या बच गया? डी, खत्म। यार ये तो मेरे को तो एक मिलते ही सब कुछ पता चल गया। तो क्या आ जाएगा? डी। 5 शब्द के वर्णों के दो जोड़ों के बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने वर्णमाला में इनके बीच है। एक बार बताओ, इनमें से कोई दो शब्द ढूंढने। सी और ई, सी और ई के बीच क्या है? 2 का डिफरेंस। ई और एल के बीच डिफरेंस कितना है? 7 का, खत्म। पी और आर के बीच डिफरेंस कितना है? पी क्यू आर +2 का। सी और ई के बीच कितने का डिफरेंस है? नहीं पता। तो ए और सी के बीच कितने का डिफरेंस है बताओ? 2 का। तो ये हो गया ना, खत्म। बी, दोनों के बीच सेम लॉजिक है, अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच है, ओके, इनके बीच 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में वॉल्यू को 222 के रूप में कोडित किया जाता है, ऑर्डर को 150 के रूप में कोडित किया जाता है, और उसका राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ऐसी संख्या है, पहले तो आप क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। अब इन सबको जोड़ो और मल्टीप्लाई करो। भाई 222 तक पहुंचने के लिए मुझे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 23, 35 और 21, 56, 61। क्या मैंने सही किया? ये 22 है, 1 है, 12 है, 21 है, 5 है, ओके। 22, 23, 35 और 56, 61, 61 आया भाई, 61। 61 से मैं 222 जा कैसे सकता हूँ बताओ? इसको भी मैं 15, 18, 4 और ये कितना है भाई? जब 5 और 18, ये कितना आ गया? 33, 37, 42 और 60, 60। देखो अब एक चीज बताओ, मैं जा कैसे सकता हूं? बताओ 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 फटाफट।
एक काम करता हूँ, इसका उल्टा लिख के देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो मैं 3 से या 5 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो नहीं जा पाऊँगा। अगर मैं तीन या तो तीन तीन वोवल है 1 2 3 इनसे मल्टीप्लाई करूँ या फिर संख्याओं से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन दोनों से नहीं जा पाया। अरे यार क्या कर दी हो गया। एक मिनट में मार के देखता हूँ। हाँ आ गया भाई, आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब एक काम करो, इसका उल्टा क्या हो जाता है, 5 ये 26 ये 15 और ये 6 और ये कितना हो गया 22। इनको जोड़ो, 26 41 सॉरी 31 46 और 6 कितना हो गया 46 और 6 52 और 74। 74 को मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से 12 22। बिल्कुल इनका उल्टा करके क्या कर रखा है, वोवल से गुणा कर रखा है। जितने वोवल है उतना है। इनमें भी देख लो भाई, 12 9 और कितना है 23 और ये कितना हो गया 22 और ये कितना हो गया 9। ये 21 44 66 और 75 इंटू 2, क्योंकि 2 वोवल है। खत्म। इनकी लॉजिक परफेक्ट है। आर का उल्टा आई 9 पे, आई का उल्टा आर 18, 7 का इनकी 20 टी, हायर सेकेंडरी इनको 19, ये 7। इनको इनमें कितना है, एक ही तो है वोवल, तो ये कितना 27 और 20 46 47 और 66 और 66 और 7 73 आंसर हो गया। 73 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बात खत्म। अच्छा बेहतरीन लॉजिक के साथ क्वेश्चन था भाई। ओ 15 पे आता है, ये 22 पे आएंगे 7 यानी कि ये इसमें भी 7 जोड़ना चाहिए। बिल्कुल 7 जोड़ा है, 7 यानी कि 10 में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्यों क्यों। ये 12 -7 ये भी -7, तो यहाँ भी -7 यानी कि जे। खत्म खत्म। प्लस का अर्थ है घटाना। ओके 8 -2 इन माइनस का मतलब गुणा 19, माइनस का मतलब गुणा 4, प्लस का मतलब घटाना 27, इंटू का मतलब भाग 3। ये कितना हो गया 38, 38 -8 -30 इंटू ये कितना हो गया 3 से 9 बार तो -5, तो ये कितना हो गया प्लस का 150, प्लस का 150। खत्म। डी। नेक्स्ट, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, एक चीज बताइए, महिला स्त्री रोग, एक बार बताओ, कुछ महिलाएं, मैंने मान ला महिला है, जितनी भी महिला है वो स्त्री रोग डॉक्टर तो होगी। मैं क्या बोलता हूं कि जितने भी डॉक्टर है ना, उनमें जो भी स्त्री में आएगा, यानी कि कुछ तो क्या होंगे स्त्री रोग डॉक्टर को होंगे। उसमें से एक बात बताओ, जितनी भी महिलाएं, एक सुनो, मैं आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैं एक बात बोलता हूँ, जितने भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं ना, वो क्या होंगी, स्त्रियां तो होंगी, स्त्रियां तो होंगी, सही बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इनमें से कुछ स्त्रियां डॉक्टर होंगी और सभी क्या होंगी, ये होगा डॉक्टर। खत्म। अभी भी नहीं समझे ना, से समझ गए? अगर नहीं समझे तो अभी फिर बताता हूं। जितने भी स्त्री रोग विशेषज्ञ होंगे वो तो डॉक्टर होंगे ही सही, उसमें से कुछ क्या होगी, स्त्रियां होगी, बस खत्म। अभी भी सेम बनना, कैसे भी बना लो आप, जैसे बनाओगे वैसे ही सेम बनेगा। कथकली प्रस्तुतिकरण के पात्रों को व्यापक तौर पर कितने प्रकारों में बांटा गया है, सबको पता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड। इसका आंसर क्या होगा 5। ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 OECD देशों में अनुमानित सोवरेन बॉन्ड जारी करने की मात्रा क्या है। ये मैंने जो करंट अफेयर की पीडीएफ डाली थी उसमें क्वेश्चन है, लेकिन मुझे भी याद नहीं रहा कितना है, क्योंकि इसने क्या है ना, क्वेश्चन बहुत ऑप्शन बहुत पास पास डाल दिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये कौन से में, 20वें अनुच्छेद में, डी मेरा आंसर हो गया। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 16 में क्या है, रोजगार में अवसर की समानता। अब लिखूंगा नहीं, मैंने सारे ऑप्शन बता दिए बस।
डोल यात्रा पर्व किससे संबंधित है बताओ? पश्चिम बंगाल से। डोल यात्रा उत्सव है ना, वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बासवन्ना अल्लामा प्रभु और अक्कम महादेवी के प्रतिपादक। ये मैंने साफ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, मैंने ये क्वेश्चन खुद ने करवाया है और 2 बार करवाया, 1 बार नहीं 2 बार। वीर शैव वादोन मैंने बोला है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको आप नोट्स बना लिया करो ताकि आपको आगे याद रहे। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? तो मौद्रिक नीति में का संबंध है मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन से। यानी कि मौद्रिक नीति कब होगी? जब मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार है भाई बताओ? और गेरो, एक बार बताओ, उगादी तो आंध्र प्रदेश का है, ये लोसर अरुणाचल प्रदेश में, करम भी, ये मोपिन भी। जो मोपिन है ना वो अप्रैल में मनाया जाता है। कब? अप्रैल में। ये एक फसल त्यौहार है, इनकी कृषि त्यौहार है, इनकी डी मेरा आंसर हो जाएगा। और गेलो जनजाति द्वारा भी मनाया जाता है। ठीक है, जनजाति मुझे नहीं पता लेकिन मैंने लगा लिया अंदाजा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? बिल्कुल भारत ने की है, भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है? मैंने तीनों चट्टानें बता रखी है आप लोगों को कौन कौन सी है, और 2 बार बता रखी है, 1 बार नहीं 2 बार। ग्रेनाइट कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें होती है। और बाकी तीनों कौन सी अवसादी है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय, ये इनकी अवसादी चट्टान, ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती है। ठीक है। किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजराती खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? सबको पता है 1918। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। मेरा आंसर डी हो जाएगा। चलो गांधी जी के बारे में, गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है भाई बताओ बताओ? माई एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट लिख दो विद ट्रूथ। ये क्या है? इनकी आत्मकथा है। चलो इनकी महात्मा गांधी के सारे क्या बता देता हूं आप लोगों को, आंदोलन बता देना। सबसे पहले कौन सा? चंपारण कब किया गया था? 1917 में। उसके बाद खेड़ा 1918 में। उसके बाद खिलाफत, खिलाफत कब किया गया था बताओ? 1919। फिर उसके बाद असहयोग कब? 1920। एक 1924 में महात्मा गांधी ने क्या चीज की थी? जो कर्नाटका का बेलगांव है ना, बेलगांव, उसमें कांग्रेस के अधिवेशन की स्थापना की थी, जो गांधी जी ने सिर्फ 1 बार ही की है। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना, अध्यक्ष था, कांग्रेस अध्यक्ष था। असहयोग के बाद 1924 आ गया। 1928 में एक घटना हुई, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। चलो उसको तो हटा दो। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय 1930। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, कल ही बताया मैंने, भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 खत्म। तो मेरा आंसर क्या हो गया? डी। देखो इतना कोई बताएगा आपको? कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में कब कहाँ हुआ था बताओ? यार ये कोई क्वेश्चन पूछता है, काशी में। ये यार 13 मार्च 2025 को किन 2 देशों के बीच नारगोनो काराबास क्षेत्र पर लगभग 4 दशकों के संघर्ष को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? बताओ किन दोनों देशों के बीच है? मुझे भी नहीं पता भाई, लेकिन मैंने एक्सरसाइज के एक PDF डाल रखी है आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसमें ये सब है। कानून के समक्ष समानता भी मैंने बताया 14 में है, 14 अनुच्छेद में। 19 में क्या है बताओ? 19 में एक बार मुझे 19 के बारे में बता दो। यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, अव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार के व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? 19 में 6 प्रकार की। कौन कौन सी? भाषण, मैं ओरली बता देता हूँ। भाषण और अव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की, संगठन करने की, आंदोलन की, और कुछ भी व्यवसाय वगैरह करने की। ऐसे 6 समान, मतलब 6 स्वतंत्रता है। अव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है यहाँ पे 6 प्रकार की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में? तो 6 प्रकार की। 23 में क्या दे रखा है बताओ? 23 में, 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी से।
मानव तस्करी व जबरन शर्म से। 36 में क्या आता है, 36 किसके अंदर आता है, डीपीएसपी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। बताओ कौन सा अनुच्छेद बताता है, बताओ। 71। ध्यान रखना, अगर नहीं पता हो तो। 69 क्या बताता है, बता दो फटाफट। 69 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। 70 में क्या लिखा हुआ है, जो भी राष्ट्रपति है ना, अगर पद रिक्त भी हो जाता है ना, तो कब तक वो पद रिक्त होने के बावजूद वो पद पर बना रहता है, पद पर बना रहता है, ये लिखा हुआ है। 68 में क्या लिखा हुआ है बताओ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, सी। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान जर्मनी के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, बताओ। चलो बताओ। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, कहाँ पे, उड़ीसा में। दुर्गापुरा कहाँ पे, बताओ, वेस्ट बंगाल में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, बताओ। यूके के सहयोग से, यूनाइटेड किंगडम के। बोकारो कहाँ है, झारखंड में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, बताओ। यूएसएसआर, इनके रूस के सहयोग से। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता यार इसका। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, राउरकेला। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही क्रम सही है, बता दो, सबको पता है। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये क्वेश्चन कितनी बार आता है यार, इसको भी कोई। हिमालय उच्च वायुमंडल लिए जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन 8 अप्रैल 2025 को किस जिले में हुआ था, नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की क्या कहा जाता है, संरचनात्मक संरचना या वास्तविक जीडीपी कहा जाता है शायद। यार ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है ये उधमपुर में हुआ था। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड की है उसमें भी है क्वेश्चन, उधमपुर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए कहाँ पे स्कूल की स्थापना की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर कहाँ के थे, बताओ। वेस्ट बंगाल के। तो कहाँ की होगी, कलकत्ता में। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस देश ने की है, तो वो की है भाई फ्रांस ने। अब कितने अपने पास 12 मिनट है, साइंस के 25 क्वेश्चन बचे हैं। मनुष्य क्षेत्र में पुतले के आकार को कौन नियंत्रित करता है, बताओ। आइरिस मतलब इंग्लिश में देखो, परितारिका। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आइरिस। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे संबंधित है, बताओ। ये क्वेश्चन जब पिछली बार आया था तो ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था और एक भाई ने, है ना, अरे यार फिर मैं दोबारा अभी फिर गलत करने जा रहा था। एक भाई ने मेरे को कमेंट करके भी बोला था कि भैया आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है ना ब्रेन से संबंधित है, आपने गलत कर दिया है। मुझे आज भी याद है वो क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है, बताओ फटाफट। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कैल्शियम का कितना होगा 40। तो 5:2। क्या आंसर हो गया, ए। नेक्स्ट, कैल्शियम का द्रव्यमान जो है ना वो 40 होता है, ध्यान रखना। अगर किसी को नहीं पता हो तो ध्यान रखना भाई। वैसे आप लोगों की साइंस इतनी आती है तो भाई आप लोगों को साइंस आनी चाहिए। पहले बताओ, संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। बच्चे को पता है।
शीतल पेय और सोडा सोडा पानी में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतलों को किसके तहत सील किया जाता है? उच्च दाब के सतत। भाई ये एक बात बताओ, कब बढ़ेगी? जब उसमें कोई हवा ही नहीं जाएगी, यानी कि उच्च दाब से। किसी भी भौतिक सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। यार ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है यार। कपास क्या है? बताओ बताओ, कपास क्या है? बता दो यार। कपास एक पौधा है, रेशम एक कीट है। अब बताओ, ए का मतलब 2, बी का मतलब 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ऊन क्या हो गया फिर? ऊन स्तनपायी, पोलिस्टर सिंथेटिक, खत्म। बी आंसर हो गया। जहां आपको वो पता चला वहीं आपने। कंपन की आवर्ती ध्वनि की तारतम्य पिच को निर्धारित करती हैं। यार ये नहीं पता यार। कंपन, ये देखो, ये पहला तो सही सही है, ये तो बिल्कुल सही है, पिच को निर्धारित करती है, ओके। बाकी मुझे क्या है ना, बाकी दोनों को नहीं। आयाम ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करता है। बिल्कुल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड। ये तो गलत होगा मेरे हिसाब से। तो ये होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि जो भी आयाम है ना ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करता है। ये क्या है? कृत्रिम स्वीटनर जिसे क्लोरीन होता है, जिसका स्वरूप शर्करा, स्वाद शर्करा की तरह होता है, खाना पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है। क्या है भाई? मुझे नहीं पता भाई क्या। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उसकी संगत प्रक्रियाओं का सही मिलान नहीं करता? एक बात बताओ। आपने ऑप्शन देखा, दो ऑप्शन है। एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। दो ऑप्शन है। ऊर्ध्वपातन के लिए दो समीकरण दे रखे। वैसे तो आपको पता है कि ऊर्ध्वपातन क्या है ना, ठोस से द्रव में नहीं बदलता, सीधा गैस में बदल देता है, ये कहलाता है, ओके। वैसे आप ऑप्शन देखना, या तो गैस से द्रव में बदलेगा, ठोस से गैस में बदलेगा, दोनों में से एक ही चीज होगी। या तो इन दोनों में से एक तो गलत होगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो मेरा आंसर इन दोनों में से ही होगा। अब कौन सा गलत होगा? तीसरा वाला गलत होगा, पहला वाला तीसरा वाला सही होगा, पहला वाला गलत होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? पहला। यानी कि अगर आपने दो ऑप्शन आउट कर दिया ना, तो फिर दो ऑप्शन में आप अगर नहीं भी पता ना, तब भी आप तुक्का लगा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल काज को भंग कर सकता है? ये बात मैंने कितनी बार बताया यार आप लोगों को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, वो काज को भंग कर सकता है, और ये मेरे 3-4 बार मॉक में आ चुका। HNO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना करो भाई, फटाफट गणना करो। H का बताओ पहले तो। H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 3 अणु है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? ये 48 प्लस 14 प्लस 1 कितना हो गया? 62 प्लस 1 63। 63 हो गया भाई, 63। नेक्स्ट, चालक के माध्यम से बिंदु ए से बिंदु बी तक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो सबको पता है वोल्टेज। वोल्टेज ही तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। चंद्रमा पर एक गिरनी की सहायता से 10 लीटर पानी की एक बाल्टी को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। बाल्टी के द्रव्यमान को नगण्य मानते हुए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के त्वरण जी के पदों में, ओके। एक चीज बताओ, फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? फॉर्मूला बता दो सिर्फ मुझे। द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण इंटू ऊंचाई। द्रव्यमान कितना है? बताओ 10 लीटर है ना। जी का मतलब क्या है? जी मून लिख रखा है इसने, इसका मान ये दे रखा है, ओके। एच का मान क्या है? 10। तो 100 जी मून आ जाएगा, 100 जी मून, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम मच्छर से।
तो पहले का डी, पहले का डी, पहले का डी, आंसर मेरा बी। अब जब एक बार बताओ, जब मुझे मलेरिया से ही पता चल गया तो मैं सीधा लिख दूंगा दस्त किससे होता है, रोटा वायरस से। टाइफाइड किससे होता है बताओ, साल्मोनेला से, और हेजा वाइब्रोयो से। जब मुझे सिर्फ, अगर मुझे ये तीन भी ना पता होते ना, तीन भी, ये तीनों नहीं पता होते ना, मेरा मलेरिया से ही काम हो गया था। मिलान में ये आपको जरूरी होता है, जो आपको पता हो ना फिक्स कि ये तो होगा ही होगा, उसको सबसे पहले कर दो भाई। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है, बताओ फटाफट। देखो मुझे ये पता है कि तंत्रिका कोशिका नहीं होती, रक्षक कोशिका नहीं होती, इन दोनों में से होगा, या तो डब्ल्यूबीसी होगा या आरबीसी होगा। अब ऑप्शन क्या लगाओ बताओ, मैं फंस गया, मुझे भी नहीं पता मैं क्या लगा सकता हूँ। डी, मैं चलो आज मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, आरबीसी होना चाहिए। यदि अमोनियम क्लोराइड जो एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, सोडियम क्लोराइड को एक साथ मिश्रित कर गर्म किया जाता है, तब क्या होने की संभावना है, पता नहीं यार ये क्या होगा। एक व्यक्ति 5 केजी को भूतल से 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर पहली मंजिल पर लाता है, जी बराबर 9.5 एम स्क्वायर। तो कार्य की गणना करो। अभी तो मैंने, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ क्या, अपने आप लिखा जा रहा है। ओके, अब एक बार बताओ, अभी तो मैंने W का फॉर्मूला बताया, mg/h। m का मान क्या है 5, g का मान 9.8 इंटू h का मान 4। तो क्या हो गया भाई, ये 20 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा बताओ, 196 जूल। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूले में मान ही रखना है यार। वुचेरिया से होने वाला एक रोग क्या है, वुचेरिया से होने वाला रोग कौन सा है, नींद की बीमारी। मैंने यार कहीं तो नींद की बीमारी पढ़ा था। उस तरंग का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए जिसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। तरंग और तरंग के आवर्तकाल, आवर्ती और आवर्तकाल के बीच संबंध क्या होता है बताओ। आवर्ती बराबर क्या होती है, 1/आवर्तकाल। आवर्ती क्या दे रखी है 400 हर्ट्ज, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा 1/400। अब कर दो भाई 0.0 ये 25 खत्म। क्या है भाई, कुछ दिक्कत। ये नहीं पता यार। धातुएं सामान्य अज्ञात वर्तने तन्य होती हैं, इसको छोड़ दो, बाद में बता दूंगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैं कितनी बार बता चुका। वॉशिंग सोडा जिसमें जल आ जाता है, बात खत्म। निम्नलिखित में से किनमें ध्वनि तरंगे गमन नहीं करने में सक्षम नहीं होगी, सबको पता है। ध्वनि तरंगे किसमें गमन नहीं करती, निर्वात में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त स्कंदन में सहायता करता है, विटामिन के, सबको पता है। तो इसी के साथ अपने जो भी पहला अपना क्वेश्चन था वो खत्म होता है। अब सबमिट करते हैं, उसके बाद देखेंगे 5 क्वेश्चन नहीं किए कितने नंबर आते हैं। उसके बाद फटाफट में आप लोगों को 88 नंबर, कितने क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। ओके, तो जो नहीं आए और जो गलत हो गए उनका मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। 2 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, 2 तो जीके में गलत है, और मैथ में कितने गलत है नहीं पता, अभी देखते हैं कितने गलत होंगे भाई। पहली बात तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, कृत्रिम स्वीटनर जिसे क्लोरीन का, ये क्या है, सुक्रालोज भाई, सुक्रालोज। ये क्या होगा शायद, ये फिर आरबीसी होगा, आरबीसी श्वेत रक्त कोशिका है। ओके, यदि अमोनियम क्लोराइड जो एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, सोडियम क्लोराइड को एक साथ मिश्रित कर गर्म किया जाए, तब क्या होने की संभावना है बताओ। सोडियम क्लोराइड का क्या होना चाहिए, उद्रपातन या उद्रपातन ही होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड का। तो बी मेरा आंसर हो जाएगा। वुचेरिया से होने वाला रोग पाइलेरियासिस। यार ये शायद क्वेश्चन पहले भी गलत हुआ है मेरे से।
इसका आंसर देखो भाई क्या है भाई, 1 2 3 तीनों सही है, बाकी चौथा। धातुएं सामान्यतः आघात वर्धे तन्य होती है, अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं और विद्युत की कुचालक होती है। मैं कॉपर और एल्यूमिनियम उष्मा के अच्छे सुचालक। मैथ में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है भाई? ये क्वेश्चन गलत हुआ है यार, ये कैसे गलत हुआ हो गया? 1 मिनट, इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। ये 10 × 10 × 5 बराबर 11 × 11 × 6, तो ये कितना हो गया? 500 बराबर 121 × 6, तो ये 6 12 और 7 726, 226 बटे 500 × 100 005। अरे यार क्या गड़बड़ कर दिया यार, 45.2 होगा ना, 45.2। अरे यार इतना सीधा क्वेश्चन गलत कर दिया, बताओ। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के करो भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया। देख लेना भाई ये क्वेश्चन ई, ये तो मेरे हिसाब से अलग तरीका है यार, ये परसेंटेज में दे रखा है, वो संख्या अलग है। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया था, मैंने सीधा यहीं से सोल्व कर दिया था, इसलिए गलत हो गया ये। तो माफ़ी चाहता हूँ, देख लेना भाई इस क्वेश्चन को। बाकी मैं जीके क्वेश्चन बता देता हूँ, ज़्यादा मैं आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। 2025 तक OECD देशों में अनुमानित सोवरेन बॉन्ड 10 मिलियन 17 ट्रिलियन का 12वां क्वेश्चन, किस किस के बीच नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर 4 दशकों के बाद एक ऐतिहासिक संधि हुई है? आर्मेनिया और अजरबैजान। कौन सा आर्मेनिया और अजरबैजान? 18वां में कौन सा आएगा? संरचनात्मक संरचना, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की क्या कहलाता है? संरचनात्मक संरचना। तो इसी के साथ आपके 100 के 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। तो भाइयों मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, आपको इससे बेस्ट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा भाई इन मौक़ों का, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट कर दे, कुछ नहीं जाता भाई, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वैसा आपका खुद का चैनल समझ के काम करो, देखो आप जो बोलोगे वो होगा। आप बोलोगे कि भैया ये मॉक लगा दीजिए, मैं वो मॉक लगा दूंगा। कुछ लोगों ने बोला न्यू पैटर्न, तो न्यू पैटर्न भाई। सिर्फ आप लोगों को करना इतना ही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और लास्ट टाइम पे ये वीडियो है ना, वीडियो इसको 1.25 या 1.50 पर देखा करो, ताकि आपका टाइम भी बचाए। और अभी क्या है ना, थोड़ा सा रीलबाजी से दूर रहो। अभी क्या है ना, लोग जो क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे आके, सभी टीचर्स क्या करवा रहे हैं, मैराथन मैराथन मैराथन। अरे भाई जिसने जब से पूरे साल मेहनत नहीं की, वो मैराथन देख के क्या ही कर लेगा। मैराथन उनके लिए उपयोगी है जिन लोगों ने पूरे साल मेहनत की है। अभी क्या है ना, आप लोगों इसको क्या है ना, लोग पागल बना रहे हैं ये करवा के। बस मैं इतना ही बोलूँगा, बाकी तो आप खुद समझदार हो ही सही क्या करना है। अभी जो सिर्फ 2 ही चीज़ करनी है जिसका एग्ज़ाम है, रिवीजन मारो जो पढ़ा हुआ है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन मारो, और मॉक लगाओ। जो मॉक नहीं आता, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो भाई यहाँ से सॉल्यूशन देखो, बात खत्म। बस इतना ही करना है। बाकी तो फिर मोह माया है, आप लोग इधर उधर यूट्यूब पे धक्के खाते रहिए, टीचर अपनी कमाई करते रहेंगे और आप लोग सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। कोई टॉप के 100 क्वेश्चन ला रहा है, कोई 150 ला रहा है, कोई 500 ला रहा है, कोई मॉक ला रहा है, कोई क्या ला रहा है। नहीं भाई इतना नहीं करना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।